ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक जल प्रदूषण। तो यह टॉपिक एमए प्रीवियस के अंदर भी लगता है कि बेसिकली जल प्रदूषण कहते किसे हैं, जल प्रदूषण की परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं तथा जल प्रदूषण के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल प्रदूषण, तो ये टॉपिक कौन सा है? बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है। इसके अलावा एमए परिवेश ज्योग्राफी के अंदर भी ये टॉपिक है वो लगता है। तो बेसिकली जल प्रदूषण है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करें कि जल की भौतिक तथा रासायनिक संगठन होता है, और जब जल के भौतिक तथा रासायनिक संगठन तथा उसमें जीवित जीवों में विशेष कर जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें जल में जो परिवर्तन आ जाता है, उस परिवर्तन को बेसिकली जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण क्या है? जब जल के भौतिक व रासायनिक संगठन के अंदर जो परिवर्तन आ जाता है, जिससे जीव जंतु और वनस्पति और पादप वर्ग पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से, जिसको हम बेसिकली जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो जल यदि हम देखें तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है, लेकिन मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए जल है वो यानी 3% से कम है, और उसमें भी दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े ग्लेशियरों के अंदर है, कुछ मात्रा में भूमिगत जल भी है। इसके अलावा नदियों, झीलों, तालाबों के अंदर मुख्य रूप से क्या है पाया जाता है। तो जल जो शुद्ध जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है, और जल धीरे धीरे असामान्य श्रेणी के अंदर आ रहा है। क्यों? दिन प्रतिदिन नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण क्या है, जल का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। कृषि की जो प्राचीन पद्धतियां उसका भी जल प्रदूषण पर कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सिंचाई की जो पद्धतियां हैं प्राचीन, इसमें हालांकि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भी जल का हम मितव्ययता से उपयोग करें, और जल का जो अवांछित तरीके से उसमें क्या है, नदियों के अंदर गंदे नालों का जल प्रवाहित किया जाता है, उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो बेसिकली जल प्रदूषण है क्या, कहते किसे हैं? तो सीधी सी सटीक उत्तर है जल के भौतिक तथा रासायनिक संगठन के अंदर यानी मनुष्य और वनस्पति और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारकों की वजह से अवांछित तत्व मिल जाने से जो मनुष्य, जीव जंतु और पादप के लिए यानी हानिकारक प्रभाव डालता है उस अवांछित तत्व मिलने से, तो उसको बेसिकली जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण की हम परिभाषाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। CS साउथविक यानी परिभाषा के बारे में यदि हम तो फर्स्ट परिभाषा है CS साउथविक के अनुसार। किसके अनुसार? CS साउथविक के अनुसार। तो CS साउथविक ने मुख्य रूप से क्या है अपनी परिभाषा को 1976 के अंदर 1976 में अपनी परिभाषा दी, और उस परिभाषा में उन्होंने बताया कि मानव की क्रियाओं या बेसिकली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा यानी जल में रासायनिक तथा भौतिक अथवा जैविक गुणों में जो परिवर्तन को बेसिकली जल प्रदूषण कहते हैं। तो CS साउथविक ने सीधा सा सटीक उत्तर दे दिया कि मानव की क्रियाओं या प्राकृतिक, जिसमें जल के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा जल के भौतिक तथा रासायनिक तथा जैविक गुणों में जो परिवर्तन
को बेसिकली जल प्रदूषण कहते हैं। तो सीधा इन्होंने भी ये कह दिया कि मानव की जो क्रियाकलाप है या जो प्राकृतिक कारण है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है, उनका अवसाद मिलता है भूस्खलन की क्रिया के द्वारा, यानी जल नदियों में जब गिरता है तो उसमें मुख्य रूप से कई अवांछित तत्व खनिज पदार्थ है वो मुख्य रूप से मिल जाते हैं, और जिसके कारण क्या है, जल का भौतिक यानी उसका जो प्राकृतिक स्वरूप है, रासायनिक संगठन है, उसमें यानी एक अनुपात में कुछ खनिज तत्वों की प्रधानता होती है और अवांछित तत्व मिल जाते हैं। जैसे यानी भूमिगत कई खनिज पदार्थ सिंचाई करने के कारण उसमें मिल जाते हैं, और कई प्रकार के तत्व मिल जाने से जल के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणों में उसके क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन को ही बेसिकली जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार एक परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मुख्य रूप से क्या है, यानी एक परिभाषा दी है कि प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति पदार्थ, कृत्रिम मतलब है मनुष्य का जिसमें योगदान होता है, तो प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल प्रदूषण होता है, तथा वह विषाक्तता तथा ऑक्सीजन की सामान्य जो स्तर से कम मात्रा के कारण जो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाता है। इसके कारण कई जो बेसिकली संक्रामक रोग हो जाते हैं उसको हमें जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीधा सा उत्तर दिया कि प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित बाहरी पदार्थों के कारण जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो बाहरी पदार्थ वो यानी मुख्य रूप से रासायनिक हो सकते हैं, वो भौतिक कारक हो सकते हैं, वो जीवाश्म पदार्थ उसके अंदर हो सकते हैं, और जिसके कारण वह जो जल है वो क्या हो जाता है, विषाक्तता को प्राप्त कर लेता है, तथा उसमें जो एक निश्चित अनुपात में ऑक्सीजन का जो सामान्य स्तर है उससे कम मात्रा होने के कारण वो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर भी जलीय जीव जंतु रहते हैं और उस जल के अंदर एक निश्चित अनुपात होता है विभिन्न प्रकार के खनिजांशों का, लेकिन यानी बंदरगाहों का जो अवशिष्ट पदार्थ है या वहां लगे हुए कल कारखानों का अवशिष्ट पदार्थ है या समुद्र के अंदर जो यानी क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसमें कई बार रिसाव होने के कारण उसके अंदर कई प्रकार के अवांछित भौतिक व रासायनिक कारक मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जल प्रदूषण हो जाता है। इसके कारण उस जलीय जीव जंतुओं पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव होता है, कई संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। मैं बताऊं 1950 और 60 का जो दशक था उसमें जापान के अंदर यानी जल के अंदर पारे का अवांछित प्रवाह औद्योगिक इकाइयों से गया, जिसके कारण यानी जापान के समीप जो समुद्र है उसके अंदर पारे का यानी मात्रा बढ़ी और उस पारे का उपयोग मछलियों ने किया, और वहां के लोगों ने जब मत्स्यों का उपयोग किया तो उसके कारण वहां के रोगों में यानी मेनी माता रोग है वो प्रमुख रूप से क्या है, हो गया। तो जिसके कारण यानी वहां मनुष्यों के यानी कई प्रकार के रोगों से मुख्य रूप से क्या है, ग्रसित उसके अंदर हो गए। तो इस प्रकार सीधा सस्तिक उत्तर दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोतों से उत्पन्न अवांछित जो बाहरी पदार्थों के कारण बेसिकली क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, और उससे क्या होता है, वह जल विषाक्तता को प्राप्त करता है तथा उसमें ऑक्सीजन का जो सामान्य स्तर होता है उस सामान्य स्तर से कम मात्रा के कारण जीव जंतुओं के लिए वो जल हानिकारक हो जाता है, और इसके कारण कई प्रकार के संक्रामक रोग है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर फैल जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम ओवरऑल यदि हम देखना चाहें तो जल प्रदूषण हमारा जो जल है जो बेसिकली मुख्य रूप से नदियों, झीलों, तालाबों और भूमिगत जल के रूप में है,
और उस जल के भौतिक संगठन, उसके रंग स्वाद के अंदर और रासायनिक संगठन, उसमें कई प्रकार के यानी खनिज तत्व होते हैं और उस खनिज तत्वों के अंदर यानी मुख्य रूप से कृत्रिम प्रक्रियाओं जैसे औद्योगिक इकाइयों का अवशिष्ट पदार्थ है या नगरीय अवशिष्ट पदार्थ है या जो कृषि करते हैं, कृषि के अंदर विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड खाद का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से भूमि के अंदर जल प्रवेश करता है, जिसके कारण जल के भौतिक रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण यानी उसके अंदर यानी कई प्रकार के अवांछित तत्व मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं जहां यानी भूमिगत जल का उपयोग होता है तो वहां प्रमुख रूप से क्या है, कई अनावश्यक खनिज तत्व मिल जाते हैं, जिससे भूमि बंजर ऊषर हो जाती है सिंचाई करने से। इसी प्रकार जहां सेम की समस्या है वह भूमि के आंतरिक भाग से कई अवांछित तत्व मिल जाते हैं, जैसे वहां सेमसिकता की समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार जल के भौतिक रासायनिक संगठन के अंदर कई अवांछित तत्व मिलने से जो मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए जो हानिकारक हो जाता है जल, उसको बेसिकली जल प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो ये जो जल प्रदूषण के जो जल प्रदूषक स्रोत कौन से हैं, तो जल प्रदूषक स्रोत, तो जल प्रदूषक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो जल प्रदूषण को यदि हम देखना चाहें तो इसमें जो मुख्य रूप से जो कई कारक होते हैं, जिसमें इसको दो कैटेगरी में हम बात करते हैं। एक तो जो मनुष्य के द्वारा हस्तक्षेप से जो मुख्य रूप से यानी जल प्रदूषण फैलाने वाले कारक होते हैं और एक प्राकृतिक कारक होते हैं। तो इनके जल प्रदूषण के स्रोतों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो आता है प्राकृतिक स्रोत, तो एक तो कौन सा आ गया, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा यदि हम देखना चाहें तो उसके अंदर मानवीय स्रोत के अंदर शामिल करते हैं उसको, किसको, मानवीय स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसमें यानी जो मिट्टी का जो अपर्दन होता है, मृदा अपर्दन, वर्षा के दिनों में वर्षा का जल है वो मुख्य रूप से क्या है, यानी अपर्दन क्रिया के कारण नदियों में प्रवाहित होता है। नदी का जल मटमैला होता है, कई अवांछित तत्व उसके अंदर मुख्य रूप से क्या है, मिल जाते हैं। तो एक तो मुख्य रूप से क्या है, प्राकृतिक कारकों में मृदा अपर्दन मुख्य रूप से प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो भूस्खलन, यानी जब पर्वतीय क्षेत्रों में जब अचानक वर्षा होती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें मुख्य रूप से क्या है, यानी वहां से नीचे की तरफ घिसक के आती है और वो यानी जो वर्षा के जल के साथ मुख्य रूप से जब मिल जाता है तो उससे भी क्या है, यानी प्रमुख रूप से जल प्रदूषण होता है प्राकृतिक कारकों की वजह से। तीसरा यदि हम देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे कई प्रकार की गैसें निकलती है, कई प्रकार के यानी खनिज पदार्थ मिलते हैं और वो खनिज पदार्थ से वो वर्षा के माध्यम से या यानी जल के अंदर वो किसी प्रकार से प्रवाहित होकर मिल जाते हैं, तो उससे जल के भौतिक रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इससे भी मुख्य रूप से क्या है, जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा यदि हम देखें पौधों, जीव जंतुओं के अवशेष, यानी पेड़ पौधों जीव जंतुओं के गलने सड़ने या उसके यानी मुख्य रूप से नष्ट होने से, उसके विघटन होने से, उसके अपघटन होने से, यानी पेड़ पौधों के डंठल या जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ है वो जब जल में प्रवेश कर जाते हैं उससे भी मुख्य रूप से क्या है, यानी जल का भौतिक रासायनिक संगठन, उसमें एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन की मात्रा यानी कमी हो जाती है, जिससे मुख्य रूप से क्या हो जाता है,
जल प्रदूषण होता है। तो प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य रूप से मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार, पौधों, जीव जंतुओं के अवशेष मुख्य रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये तो हो जाता है कौन सा, यानी जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। अब हम बात करते हैं मानवीय स्रोत में। तो मानवीय स्रोत में एक तो औद्योगिक अवशिष्ट। तो औद्योगिक अवशिष्ट के अंदर यानी जो कल कारखाने होते हैं, तो कल कारखाना का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो शुद्ध जल में जब प्रवाहित कर दिया जाता है तो जिससे क्या है, यानी मुख्य रूप से जल प्रदूषण होता है। इसी प्रकार औद्योगिक इकाइयों में यानी मुख्य रूप से कई हानिकारक गैसें निकलती है, कई प्रकार का अवशिष्ट मलजल निकलता है, उसको बिना उपचारित किए शुद्ध जल में डाल देते हैं। और जिसके कारण जैसे यानी मुख्य रूप से नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया, यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए, यानी नदियों के आसपास कई प्रकार के यानी मुख्य रूप से फैक्ट्रियां लगी होती है, और फैक्ट्रियों का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो जल में प्रवेश कर जाता है, जिससे यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी जल प्रदूषित होता है। और औद्योगिक क्रियाएं कौन करता है, मानव। तो यानी औद्योगिक कारक भी महत्वपूर्ण यानी जल प्रदूषण का एक कारक है। दूसरा हम बात करते हैं नगरीय, यानी जैसे जैसे मुख्य रूप से क्या है, मनुष्य अपना विकास कर रहा है, नगरीकरण की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, और जब नगरीकरण बढ़ेगी तो वहां मुख्य रूप से कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ नगर का जो अवशिष्ट मलजल है वो मुख्य रूप से यानी उसका सही निपटारा नहीं हो पाता है, या नगरीय अवशिष्ट जब डाला जाता है तो उसका जल रिसकर भूमि के अंदर भी जाता है, जिससे भूमि का जल भी प्रदूषित होता है। और नगरीय अवशिष्ट, नगर का जो अवशिष्ट मलजल है नालों के माध्यम से यानी समुद्र जल में कई बार प्रवाहित कर दिया जाता है, तो उसके कारण भी प्रमुख रूप से क्या है, जल प्रदूषण होता है। तो नगरीय अवशिष्ट पदार्थों का प्रवाह भी यानी मुख्य रूप से जल प्रदूषण का एक प्रदूषण का प्रमुख कारक है। तीसरा आ जाता है कृषि, और कृषि के अंदर देखते हैं तो यानी कृषि के अंदर कई प्रकार रासायनिक खाद्य डाले जाते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, फास्फोरस है। इसके अलावा कई पेस्टिसाइड केमिकल्स डाले जाते हैं, स्प्रे डाले जाते हैं, यानी खरपतनाशी विभिन्न प्रकार के यानी रासायनिक केमिकल पदार्थ डाले जाते हैं पशुओं यानी कृषि के बढ़वार के लिए, या यूं कहीं उसमें फल लेने के लिए। तो उसके कारण यानी कई प्रकार के जो पेस्टिसाइडों, खादों का उपयोग, खरपतनाशी यानी केमिकल्स का उपयोग कृषि में करते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, यानी वो जल के माध्यम से भूमिगत जल के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे भूमिगत जल भी प्रवेश कर जाता है। कई बार वर्षा का जल भी नदी नालों में प्रवाहित हो जाता है, तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव है, यानी बाढ़ के इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कृषि के जो विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड, उर्वरकों, खरपतनाशी यानी पदार्थों को जब कृमिनाशी जो पदार्थ है उसको जब मुख्य रूप से शुद्ध जल में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो भूमिगत जल में हो या बाह्य यानी बाह्य जल में, तो उसकी वजह से भी क्या है, जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा सामाजिक स्रोत के अंदर यदि हम देखें, सामाजिक स्रोत, तो सामाजिक स्रोत में कौन से शामिल होंगे, यानी विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं, चाहे वो मुख्य रूप से यानी मेले हों या तीर्थ स्थल हो, या कई सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है जो, और वो जब यानी किए जाते हैं तो वहां कई प्रकार का अवशिष्ट मलजल है वो या तो नदियों में बहा दिया जाता है, या जो शुद्ध जल के स्रोत होते हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो मुख्य रूप से झीलें हो, और उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, समुचित यानी सार संभाल न होने के कारण वहां पर यानी वो अवांछित तत्व है किसी प्रकार से शुद्ध जल में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से मानवीय स्रोतों को यानी औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों का जो यानी अवशिष्ट जल है उसको बिना उपचारित किए शुद्ध जल में प्रवेश करवाने,
के कारण भी जल प्रदूषण होता है। उसका जल रिस के नीचे भूमि में भी जाता है, उसके कारण भी प्रदूषण होता है। नगरीय क्षेत्रों का अवशिष्ट मलजल भी शुद्ध जल में प्रवेश करने के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। कृषि के जो विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड है, केमिकल्स हैं, कृमिनाशी हैं, कीटनाशी पदार्थों का जल में प्रवेश होने से। सामाजिक स्रोत में मैंने बता दिया कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम है, धार्मिक सम्मेलन है या विभिन्न प्रकार के धार्मिक पर्यटक स्थल है, वहां पर कई बार के अवांछित यानी जो तत्व है वो जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण प्रमुख रूप से क्या है होता है। तो ये तो बेसिकली हो गया जल प्रदूषण के स्रोत। और अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रकार। तो जल प्रदूषण के प्रकारों के बारे में यदि हम डिस्कस करना चाहें तो जल प्रदूषण में विभिन्न यानी हम प्रकारों का जब वर्गीकरण करेंगे तो जल के अंदर स्रोतों के अंदर जल के में मिलने वाले स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण के अंदर प्रदूषकों के स्रोतों के आधार पर उसका अलग वर्गीकरण करेंगे। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर जल प्रदूषण के प्रकारों का हम वर्गीकरण करेंगे। इसके अलावा जल स्रोतों के आधार पर भी जल प्रदूषण का वर्गीकरण करेंगे। तो जल प्रदूषण को 4 वर्गों में बांटकर उसका हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट प्रदूषण आता है जल स्रोतों के आधार पर, यानी कौन सा? जल स्रोतों के आधार पर, यानी जल स्रोत के अंदर यानी मुख्य रूप से एक तो होता है धरातलीय जल जो झीलों, तालाबों, नदियों के अंदर होता है। दूसरा सागरीय यानी जल प्रदूषण। तीसरा आता है भूमि जल प्रदूषण। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जल स्रोतों के आधार पर हम देखना चाहें तो जल प्रदूषण को 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। तो नंबर 1 तो आता है धरातलीय जल प्रदूषण। धरातलीय जल प्रदूषण। दूसरा आता है सागरीय या जिसको सागरीय जल प्रदूषण। और तीसरा हम शामिल करना चाहें तो भूमिगत जल प्रदूषण। तो जल के स्रोत के आधार पर धरातलीय यानी धरातल भूभाग पर पट्टी पर जो नदियों, झीलों, तालाबों फैला हुआ है उसमें जब अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो उससे जो प्रदूषण होगा धरातलीय जल प्रदूषण। सागरीय क्षेत्रों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के यानी नगरीय अवशिष्ट है या बंदरगाहों का यानी मुख्य रूप से कल कारखानों का अवशिष्ट पदार्थ है या मुख्य रूप से यानी समुद्र के अंदर तेल का दोहन किया जाता है। जैसे 1991 में भारत के अंदर यानी तेल के टैंकर में रिसाव होने के कारण प्रदूषण प्रमुख रूप से हो गया था। और खाड़ी युद्ध के अंदर जब मुख्य रूप से कई यानी युद्ध हुआ तो कई टैंकरों को डुबो दिया गया, जिसके कारण भी जल प्रदूषण मुख्य रूप से होता है। जैसे मैं बात करूं यानी नगरीय अवशिष्ट, जापान का नगरीय अवशिष्ट में पारे का यानी अवांछित प्रवाह होने के कारण जापान में मिनीमाता रोग हो गया था। तो सागरीय जल प्रदूषण भी होता है। इसी प्रकार यानी भूमिगत जल यानी औद्योगिक इकाइयों, नगरीय अवशिष्ट जब यानी तालाबों में डाला जाता है तो तालाबों में जल रिस के भूमि के अंदर जाता है, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। इसी प्रकार यानी कृषि के जो हानिकारक यानी पेस्टिसाइड है उनका यानी जल के माध्यम से रिस करे वो भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, वो बनता है। दूसरा आता है प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर, यानी दूसरा यदि हम बात करना चाहें प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर,
प्रदूषक की जो स्रोत हैं, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, यानी प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानवीय स्रोत और तीसरा बाह्य स्रोत भी इसके अंदर हमें शामिल कर सकते हैं। तो प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर भी प्रमुख रूप से दो भागों में, एक तो आता है यानी प्राकृतिक स्रोत, दूसरा यदि हम शामिल करना चाहें मानवीय स्रोत। और तीसरा यदि हम इसको शामिल करना चाहें तो बहिस्राव स्रोत को भी हम बहिस्राव स्रोत। तो जल प्रदूषकों के आधार पर प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, बहिस्रावित स्रोत के रूप में इसको हमें बांट सकते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हमने डिस्कस कर लिया मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार, पौधों, जीव जंतुओं का जो अवशिष्ट पदार्थ का जो विघटन पदार्थ वो जल में मिल जाते हैं, तो जल के भौतिक रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इसी प्रकार मानवीय स्रोत में औद्योगिक इकाइयों, नगरीय क्षेत्रों, कृषि और सामाजिक स्रोतों से जल में अवांछित यानी तत्व मिल जाने से भौतिक रासायनिक संगठन के अंदर जल में परिवर्तन हो जाता है और उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा हम देखना चाहें तो बहिस्रावित स्रोत के अंदर यानी जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं या जो तेल के जो रिफाइनरियां हैं और उसका जो वाहित जल है, जो वो मुख्य रूप से क्या है, शामिल यानी जल में मिल जाने से जिसके कारण भी जल प्रदूषण हो जाता है, इसको हम मानवीय स्रोत के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है, शामिल कर सकते हैं। तो प्रदूषक के स्रोत के आधार पर प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत और बहिस्रावी स्रोत जिसमें तापीय तेल तथा वाहित जल को शामिल करते हैं। तीसरा, यदि हम जल प्रदूषण के प्रकारों का वर्गीकरण करना चाहें प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर तो प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर हम देखना चाहें तो एक तो होता है भौतिक प्रदूषक, यानी इसको यदि हम वर्गीकरण करना चाहें तो इसको भी प्रमुख रूप से क्या है, यानी 3 और यदि भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिसमें एक होता है भौतिक प्रदूषक, दूसरा हम देखना चाहें रासायनिक प्रदूषक, दूसरा कौन सा आ गया, रासायनिक प्रदूषक, और तीसरा आ जाता है जैविक प्रदूषक। जैविक प्रदूषक को इसमें शामिल करते हैं। और चौथा देखें तो क्रियात्मक प्रदूषक भी प्रमुख रूप से क्या है, एक स्रोत होता है। तो इसके अंदर प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर हम देखें भौतिक प्रदूषक, यानी जल का एक भौतिक संगठन होता है, उसका एक स्वाद होता है, उसका एक रंग होता है, उसका एक गुणधर्म होता है, और उसमें जब भौतिक यानी संगठन के अंदर जब परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन के कारण जल के स्वाद के अंदर, उसके रंग के अंदर, उनके गुण धर्म में परिवर्तन आ जाता है, तो वो प्रदूषक मुख्य रूप से भौतिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार रासायनिक प्रदूषक, और जल के अंदर कई प्रकार के खनिजांश होते हैं और उसकी एक निश्चित अनुपात होता है, और उस निश्चित अनुपात के अंदर जब कई अवांछित खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे जब में फ्लोराइड की मात्रा मिल गई तो फ्लोरो यानी मनुष्य पर उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कैल्शियम को गलाने का कार्य करता है, हड्डियों में यानी फ्लोरोसिस रोग मुख्य रूप से क्या है,
हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो खनिज पदार्थ यदि मिल जाने से उसमें अलग अलग प्रकार का रिएक्शन जीव जंतु वनस्पति पादप पर होता है और जिसके कारण जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो रासायनिक प्रदूषक भी मुख्य रूप से यानी जल के रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार जैविक प्रदूषक और जीव यानी जीव जंतु वनस्पति पादप मुख्य रूप से कई प्रकार के उसमें यानी मुख्य रूप से बैक्टीरिया उत्पन्न कर देते हैं, कई प्रकार के उसमें यानी उसके जो जैविक संगठन होता है उसमें कई प्रकार के अवांछित तत्व उसके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें कृमिनाशी है यानी कीटनाशी है या कई प्रकार के यानी जीव जंतु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं जल के अंदर और उसकी वजह से भी यानी उसके जल के जैविक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जीव जंतु पादप मानव के लिए वो हानिकारक प्रभाव है वो डालता है। तो ये हो जाता है प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर। इसके अलावा जल स्रोतों के आधार पर भी हम चौथा वर्गीकरण देखना चाहें। जल स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण के प्रकार। तो जल प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर एक तो आता है बिंदु स्रोत, एक तो कौन सा आ गया बिंदु स्रोत आ जाता है और एक गैर बिंदु यानी प्रदूषण स्रोत, गैर बिंदु प्रदूषण। गैर बिंदु प्रदूषण स्रोत। तो बिंदु स्रोत बेसिकली होता क्या है, तो बिंदु स्रोत के अंदर एक ही स्रोत से आने वाले जो प्रदूषक होते हैं उसको बिंदु स्रोत कहते हैं। जैसे किसी भी जल के अंदर कल कारखानों का जो अवशिष्ट पदार्थ आ गया तो उन कल कारखानों का अवशिष्ट का यानी सोर्स एक हो गया, तो एक सोर्स के आधार पर यदि जल का प्रदूषण होता है उसको बिंदु स्रोत प्रदूषण के रूप में मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। तो इसमें मुख्य और गैर बिंदु स्रोत की अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर इससे जस्ट उठता है कि इसके अंदर स्थल तथा नगरीय तथा उपनगरीय क्षेत्रों से होने वाला जो जल का जो यानी अवशिष्ट पदार्थ उसमें मिलता है, तो उस अवशिष्ट पदार्थों के मिलने से जो प्रदूषण होता है उसको गैर बिंदु प्रदूषण स्रोत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी जल प्रदूषण को यानी अलग अलग आधारों पर जल स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण को धरातलीय जल प्रदूषण, दूसरा सागरीय जल प्रदूषण और तीसरा भूमिगत जल प्रदूषण के अंदर वर्गीकृत किया। इसके अलावा प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर देखें तो प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत और बहिस्रावी स्रोत के अंदर शामिल करते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हमने ये देखा था मृदा अपरदन, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष। मानवीय स्रोत में हमने औद्योगिक, नगरीय, कृषि और सामाजिक स्रोतों को शामिल किया। बहिस्रावी स्रोत के अंदर यानी तापीय इकाइयों से, तेल कल कारखानों से वाहित जल के द्वारा यानी मुख्य रूप से जो प्रदूषण होता है बहिस्रावी स्रोत के रूप में शामिल करेंगे। इसके अलावा प्रदूषकों की जो प्रकृति के आधार पर देखना चाहें, भौतिक प्रदूषण यानी जल के भौतिक संगठन के उसके अंदर रंग के अंदर, स्वाद के अंदर, उसके यानी गुण धर्म के अंदर जो परिवर्तन आ जाता है लाने वाले जो प्रदूषक होते हैं भौतिक, वो भौतिक प्रदूषक कहलाते हैं। इसी प्रकार रासायनिक संगठन में जो परिवर्तन आ जाता है, कई प्रकार के अवांछित खनिज तत्व मिल जाते हैं तो जल के स्वाद के अंदर परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, वो रासायनिक प्रदूषक। और जैविक प्रदूषक के अंदर जीव जंतु वनस्पति पादप के मिलने से कई प्रकार के यानी उसके अंदर कीड़े मकोड़े और विभिन्न प्रकार के शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं जिससे जल प्रदूषण
हो जाता है। इसी प्रकार जल स्रोत के आधार पर बिंदु स्रोत प्रदूषण, गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण। तो एक ही स्रोत से आने वाले जो प्रदूषक होते हैं उसको बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं। जैसे कल कारखानों का जो अवशिष्ट जल में मिलता है तो एक बिंदु होता है, तो एक बिंदु यानी बिंदु स्रोत प्रदूषण कहलाता है। और गैर बिंदु स्रोत के अंदर इसके अंदर स्थल तथा नगरीय उपनगरीय क्षेत्रों से होने वाला जो जल प्रवाह है और उससे जल प्रदूषित होता है उसको गैर बिंदु जल प्रदूषण स्रोत के रूप में जानते हैं। तो आज हमने बेसिकली जल प्रदूषण है क्या, जल प्रदूषण की दो डेफिनेशन CS साउथविक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखी। इसके अलावा जल प्रदूषण के स्रोत जिसमें प्राकृतिक प्रदूषण स्रोत में मानवीय स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा जल प्रदूषण के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा नेक्स्ट